नमस्कार, मनी टाइम के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ। चलते हैं पहली खबर की तरफ। टेलीकॉम, रिटेल और एफएमसीजी के बाद अब रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल की नजर हेल्थ केयर सेक्टर पर है। आरआईएल की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स यानी आरआरवीएल $150 अरब के डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। आरआईएल एक डायग्नोस्टिक सर्विस कंपनी में 1000 से 3000 करोड़ रुपए के निवेश के जरिए मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने की योजना बना रही है। आरआरवीएल के पोर्टफोलियो में ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट शामिल है, जो कि पैथोलॉजी सर्विसेज देती है। इसके लिए इस कंपनी ने थायरोकेयर जैसी कंपनियों के साथ करार भी किया है। खबर के चलते 13 मई को आरआईएल का शेयर करीब आधा फीसदी गिरकर 2805 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि शेयर का इंटरडे लो 2768 रुपए का था। 15 मई को खबर थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब घरेलू एफएमसीजी सेक्टर में बड़ा निवेश करने जा रही है। ऑपरेशन शुरू करने के 1.5 साल बाद घरेलू एफएमसीजी सेक्टर में अपनी पहुंच तेज करते हुए रिलायंस रिटेल की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी आरसीपीएल अगले 5 साल में अपने मर्चेंट बेस को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह देश के किराना स्टोर्स के 1.20 करोड़ के बेस से 80% से ज्यादा है। खबर के चलते 15 मई को आरआईएल का शेयर 1/4% से ज्यादा गिरकर 2831 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ। 17 मई को खबर थी कि रिलायंस रिटेल ने यूके के ऑनलाइन फैशन रिटेलर एसोस के साथ लंबी अवधि की पार्टनरशिप की है। इस करार के तहत कंपनी भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स के जरिए एसोस के प्रोडक्ट बेचने के लिए एक्सक्लूसिव रिटेल पार्टनर होगी। 17 मई को आरआईएल का शेयर करीब 0.25% चढ़कर 2870 रुपए 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। दूसरी खबर, सोमवार 13 मई से देश की एकमात्र लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नए ट्रांजैक्शन चार्ज लागू हो गए हैं। 30 अप्रैल की शाम को बीएसई ने ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ाने की घोषणा की। बीएसई ने सेंसेक्स और बैंकेक्स इंडेक्स के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े ट्रांजैक्शन चार्ज को 24% बढ़ाकर 32% कर दिया है। माना जा रहा है कि हाल में सेबी की ओर से रेगुलेटरी फीस में बदलाव किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। खबर के चलते 13 मई को बीएसई का शेयर 2% से ज्यादा गिरकर 2588 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 15 मई को खबर थी कि बीएसई ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मार्केट मेकर फ्रेमवर्क शुरू करने के लिए ऐलान किया है। यह फ्रेमवर्क सोमवार 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। इस फ्रेमवर्क के तहत बीएसई की ओर से 56 शेयरों की लिस्ट जारी की गई है और जो ट्रेडिंग मेंबर्स मार्केट मेकर के तौर पर रजिस्टर करना चाहते हैं वो 24 जून 2024 से बीईएफएस पोर्टल के जरिए अपने आवेदन दे सकते हैं। इस खबर के आने के बाद 15 मई को बीएसई का शेयर करीब 6.5% की मजबूती के साथ 2859 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, अपनी पेरेंट कंपनी बीएसई के विपरीत सीडीएसएल ने इस हफ्ते ट्रांजैक्शन चार्ज में कटौती की घोषणा की। सीडीएसएल ने सभी मौजूदा स्लैब के लिए टैरिफ में 50 पैसे प्रति डेबिट ट्रांजैक्शन की कटौती की है। साथ ही कंपनी की ओर से म्यूचुअल फंड और बॉन्ड आइसेंस के डेबिट ट्रांजैक्शन पर 25 पैसे की अतिरिक्त छूट दी गई है। खबर के चलते 13 मई को सीडीएसएल का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर 1995 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 1936 रुपए 5 पैसे तक भी फिसल गया था। चौथी खबर, सोमवार 13 मई को इंडिजिन लिमिटेड के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई, जो कि बेहद दमदार रही। इंडिजिन लिमिटेड का शेयर एनएसई पर 655 रुपए के भाव पर खुला, यानी कि 452 रुपए प्रति शेयर के इशू प्राइस के मुकाबले करीब 45% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। यह आईपीओ कुल 70 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 1842 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में शेयर 569 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, जो कि 655 रुपए के ओपनिंग प्राइस से करीब 13% नीचे है, पर 452 रुपए के इशू प्राइस से 25% के प्रीमियम पर है। पांचवी खबर, हिंडाल्को ने अपनी अमेरिकी सब्सिडरी कंपनी नोवेलिस को लिस्ट करवाने के लिए अमेरिका के शेयर बाजार रेगुलेटर एसईसी के पास अर्जी दाखिल कर दी है। कंपनी की जून महीने में नोवेलिस का आईपीओ लाने की योजना है। इस आईपीओ के जरिए करीब 120 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना है। इस तरह नोवेलिस की वैल्यूएशन करीब 1800 करोड़ डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। आईपीओ की खबर से 14 मई को हिंडाल्को का शेयर 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ 645 रुपए 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, श्रीराम फाइनेंस के बोर्ड ने अपनी हाउसिंग फाइनेंस कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस को बेचने की मंजूरी दे दी है। इस कारोबार को वॉरबर्ग पिंकस को 4,630 करोड़ रुपए की रकम में बेचा जाएगा। खबर के चलते 14 मई को श्रीराम फाइनेंस के शेयर में 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ 2,327 रुपए के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला।
सातवीं खबर, 14 मई को खबर थी कि हल्दीराम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड यानी HFPL का कंट्रोलिंग हिस्सा खरीदने के लिए दुनिया के सबसे बड़े पीई फंड ब्लैकस्टोन ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA और सिंगापुर की GIC के साथ मिलकर पिछले हफ्ते नॉन बाइंडिंग बोली जमा की है। इन तीनों एंटिटीज ने हल्दीराम्स का 76% हिस्सा खरीदने के लिए बोली जमा की है। इस बोली के हिसाब से कंपनी को $8.5 अरब के वैल्यूएशन दिए गए हैं। 16 मई को खबर थी कि ब्लैकस्टोन के कंसोर्टियम का मुकाबला करने के लिए बेन कैपिटल ने सिंगापुर की टेमेसेक के साथ हाथ मिलाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेन कैपिटल और टेमेसेक ने पिछले हफ्ते 8 से $8.5 अरब के वैल्यूएशन पर हल्दीराम स्नैक्स का कंट्रोलिंग हिस्सा खरीदने के लिए बोली जमा की है। आठवीं खबर, टेलीकॉम कंपनियां चौथे चरण के टैरिफ हाइक की तैयारी में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव के बाद टेलीकॉम टैरिफ 25% तक बढ़ने वाला है। एक्सिस कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस कदम से कंपनियों को अपने प्रति यूजर एवरेज रेवेन्यू यानी आरपू को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी रिलायंस जियो का आरपू 181 रुपये 70 पैसे, भारती एयरटेल का 208 रुपये और वोडाफोन आइडिया का 145 रुपये है। खबर के चलते 14 मई को वोडाफोन आइडिया का शेयर 5% से ज्यादा चढ़कर ₹13.25 के स्तर पर बंद हुआ। 16 मई को खबर थी कि एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल विट्टल ने कहा है कि मोबाइल टैरिफ को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि देश के टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ की दरें दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी कम हैं। उन्होंने रिटर्न रेशो को बढ़ाने के लिए टैरिफ की दरों में बढ़ोतरी की वकालत की और कहा कि हम कई बार टैरिफ में बढ़ोतरी करेंगे। साथ ही वोडाफोन आइडिया के पूंजी जुटाने से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा पर यह सेक्टर के लिए अच्छा है। 16 मई को एयरटेल का शेयर करीब 2.5% बढ़कर 1,344 रुपये पर और वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 0.25% गिरकर ₹13.10 के स्तर पर बंद हुआ। 17 मई को खबर थी कि 4 जून को शुरू होने वाला 5G स्पेक्ट्रम आवंटन के दूसरे चरण के लिए जियो ने सबसे ज्यादा 3,000 करोड़ रुपए, एयरटेल ने 1,050 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने केवल 300 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रकम ही जमा की है। 17 मई को एयरटेल का शेयर मामूली बढ़त के साथ ₹1345.80 के स्तर पर और वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 0.25% चढ़कर ₹13.25 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। 9वीं खबर, सोमवार 13 मई को हुई ब्लॉक डील में नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने GE शिपिंग के 20 लाख शेयर या 1.5% हिस्सेदारी की बिकवाली की है। नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने ₹950.25 के भाव पर ये शेयर बेचे हैं। इस डील में गिजालो मास्टर फंड ने ₹950 के भाव पर 19,58,000 शेयर खरीदे हैं। ब्लॉक डील की डिटेल सामने आने के बाद 14 मई को GE शिपिंग का शेयर करीब 5% के उछाल के साथ ₹1,049.90 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। 10वीं खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता शेयर जारी कर या राइट्स इशू व FPO समेत अन्य विकल्पों के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार कर रही है। इस मामले में 16 मई को होने वाली बोर्ड बैठक में कंपनी की बोर्ड की ओर से विचार किया जाएगा। इस बोर्ड बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहले डिविडेंड की घोषणा करने पर भी विचार किया जाएगा। इस रकम के जरिए कंपनी की कर्ज घटाने की योजना है। खबर के चलते 14 मई को वेदांता का शेयर 4.5% की बढ़त के साथ ₹433.05 के स्तर पर बंद हुआ। 16 मई को बोर्ड ने 8,500 करोड़ रुपए जुटाने और ₹11 के डिविडेंड को मंजूरी दे दी। हालांकि पूंजी जुटाने के माध्यम के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई। 17 मई को वेदांता का शेयर 2% से ज्यादा चढ़कर ₹442 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। 11वीं खबर, कोरोमंडल इंटरनेशनल की सब्सिडरी ने 149.97 करोड़ रुपए में धाक्षा की 7% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है। इस सौदे के बाद कंपनी की धाक्षा में हिस्सेदारी 51% से बढ़कर करीब 58% के आसपास पहुंच गई है। धाक्षा एग्री सेक्टर के लिए ड्रोन बनाने का कारोबार करती है। खबर के चलते 14 मई को कोरोमंडल इंटरनेशनल का शेयर करीब 2.5% चढ़कर ₹1,232.90 के स्तर पर बंद हुआ। 12वीं खबर, मुरुगप्पा ग्रुप इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल यानी ESCV कारोबार में एंट्री लेने जा रहा है। TI क्लीन मोबिलिटी यानी TICMPL की सब्सिडरी कंपनी टिवोल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगले कुछ महीनों में ESCV लॉन्च करने की योजना है। इस ग्रुप की TI क्लीन मोबिलिटी के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में करीब 3,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। खबर के चलते 14 मई को TI क्लीन मोबिलिटी की पेरेंट कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया का शेयर 4.5% से ज्यादा गिरकर ₹3,752.80 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। 13वीं खबर, बुधवार 15 मई को फार्मा कंपनी सिप्ला के 2.04 करोड़ शेयरों या करीब 2.5% हिस्सेदारी की बड़ी ब्लॉक डील हुई। एक्सचेंज पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक ये हिस्सेदारी 3 बड़े सौदों के जरिए बेची गई है। खबरों के मुताबिक प्रोमोटर फैमिली और ओकासा फार्मा ने इन ब्लॉक डील्स के जरिए अपने शेयर बेचे हैं। इन ब्लॉक डील्स की वैल्यू 2,637 करोड़ रुपए आकी गई है। कंपनी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि प्रमोटर हामिद फैमिली ने इन ब्लॉक डील्स के जरिए अपनी 2.5% हिस्सेदारी बेची है। प्रमोटर परिवार या हामिद फैमिली के पास कुल करीब 33.5% हिस्सेदारी थी और इससे पहले 2020 में उन्होंने खुले बाजार में 2.5% हिस्सेदारी बेची थी। ब्लॉक डील होने के बाद 15 मई को सिप्ला का शेयर 3.5% की बढ़त के साथ ₹1405.50 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर ₹1386.70 तक भी फिसल गया था।
चौथी खबर, चौथी तिमाही के नतीजों के साथ सीमेंस इंडिया के बोर्ड ने अपने एनर्जी कारोबार के डीमर्जर को भी मंजूरी दे दी है। डीमर्जर के बाद बनी कंपनी सीमेंस एनर्जी इंडिया को अलग से लिस्ट कराने की भी कंपनी की योजना है। इस डीमर्जर की प्रक्रिया के तहत सीमेंस इंडिया के शेयरधारकों को अपने हर एक शेयर के बदले में सीमेंस एनर्जी इंडिया का एक शेयर मिलेगा। माना जा रहा है कि डीमर्जर की लिस्टिंग की प्रक्रिया 2025 तक पूरी हो जाएगी। अच्छे तिमाही नतीजों और डीमर्जर को मंजूरी की खबर से 15 मई को सीमेंस इंडिया का शेयर करीब 6.5% की बढ़त के साथ 7,082 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 7,240 रुपये के रिकॉर्ड ऊंचाई तक भी उछल गया था। 15वीं खबर, बुधवार 15 मई को शेयर बाजार में दो नई कंपनियों ने दस्तक दी। पहला नाम है टीबीओ टेक लिमिटेड का, जिसकी लिस्टिंग शानदार रही। टीबीओ टेक का शेयर एनएसई पर 1,426 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खुला, यानी कि 920 रुपये के इशू प्राइस की तुलना में 55% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। इस अच्छी लिस्टिंग के पीछे वजह है आईपीओ को मिला दमदार रिस्पांस। यह आईपीओ कुल 87 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने कुल 1551 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में टीबीओ टेक का शेयर 1404 रुपये के स्तर पर बंद हुआ, जो कि 1426 रुपये के ओपनिंग प्राइस से 1.5% नीचे है, लेकिन 920 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले करीब 52.5% के प्रीमियम पर है। दूसरा नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस का, जिसकी लिस्टिंग एकदम सपाट रही। एनएसई पर आधार हाउसिंग फाइनेंस का शेयर बिना बदलाव के 315 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खुला, यानी कि बिना किसी प्रीमियम या डिस्काउंट पर शेयर की लिस्टिंग हुई। बावजूद इसके कि आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला था। यह आईपीओ कुल 27 गुना के आसपास भरा था, जिसके जरिए कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में आधार हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 332 रुपये 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, जो कि 315 रुपये के ओपनिंग और इशू प्राइस से 5.5% के प्रीमियम पर है। 17वीं खबर, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी को न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम यानी एमपीएस से जुड़े नियमों को पूरा करने के लिए और 3 साल तक का वक्त मिल गया है। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने एलआईसी को पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया है, यानी अतिरिक्त समय दे दिया है। फिलहाल एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी 96.5% है। मई 2022 में सरकार ने एलआईसी के आईपीओ में अपनी 3.5% हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए करीब 21,000 करोड़ रुपए में बेची थी। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी सरकारी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्टिंग की तारीख के 5 साल के अंदर न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% करनी होती है। एक्सटेंशन मिलने की खबर से 15 मई को एलआईसी का शेयर करीब 7% के उछाल के साथ 994 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 18वीं खबर, गुरुवार 16 मई को ऑटोमोबाइल कंपनी एमएनएम के शेयर ने 2,393 रुपये 90 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दरअसल कंपनी ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 3XO की बुकिंग शुरू की है, जिसे ग्राहकों से शानदार रिस्पांस मिला है। कंपनी को बुकिंग खुलने के 60 मिनटों में यानी 1 घंटे में 50,000 से ज़्यादा एक्सयूवी 3XO के ऑर्डर मिले हैं और पहले 10 मिनटों में ही 27,000 गाड़ियों की बुकिंग मिल गई थी। इसके अलावा चौथी तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी के बोर्ड ने अगले 3 साल में 37,000 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दे दी है। इसमें से 12,000 करोड़ रुपए का निवेश कंपनी अपनी ईवी सब्सिडरी महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड यानी MEAL में करेगी। 16 मई को एमएनएम का शेयर 4% की मजबूती के साथ 2,393 रुपये 90 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई पर ही जाकर बंद हुआ। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। ऑन द रडार के चलिए और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। रविवार 12 मई यानी मदर्स डे के मौके पर जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों ने रिकॉर्ड ऑर्डर दर्ज किए, क्योंकि फ्लावर्स, हैंडबैग्स और चॉकलेट्स जैसी गिफ्ट आइटम्स की मांग काफ़ी ज़्यादा थी। इन कंपनियों ने नए साल और वैलेंटाइंस डे के मौके पर मिले ऑर्डर्स के अपने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस और अच्छे तिमाही नतीजों के बावजूद 13 मई को जोमैटो का शेयर 2% से ज़्यादा गिरकर 196 रुपये 65 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ, क्योंकि इसकी 2 सब्सिडरी कंपनियों जोमैटो हाइपर प्योर और ब्लिंक कॉमर्स के ऑडिटर बाल्टी बोई एंड एसोसिएट्स ने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। स्टॉक एक्सचेंजों से साझा की गई जानकारी के मुताबिक बाल्टी बोई एंड एसोसिएट्स को इन 2 सब्सिडरी कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2023 से अगले 5 साल के लिए ऑडिटर नियुक्त किया गया था, पर 12 मई यानी बीते रविवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 14 मई को खबर थी कि जोमैटो की सब्सिडरी कंपनी जोमैटो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी ZPPL ने बैंकिंग रेगुलेटर RBI से मिले ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस को स्वेच्छा से सरेंडर करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि 24 जनवरी 2024 को यानी कुछ महीने पहले ही RBI से लाइसेंस मिला था। साथ ही मार्च में कंपनी की सब्सिडरी ब्लिंकिट कामकाजी स्तर पर मुनाफे में आ गई है और वित्त वर्ष 2025 के अंत तक कंपनी की 1000 डार्क स्टोर्स खोलने की योजना है। इस तरह कंपनी का बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद में अपनी पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य है। इन खबरों के बीच 14 मई को जोमैटो का शेयर करीब 3.5% गिरकर 187 रुपये 60 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ।
दूसरी खबर, आईसीआईसीआई बैंक की ब्रोकिंग यूनिट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को डीलिस्ट कराने के लिए जबरदस्ती वोटिंग के आरोपों की मार्केट रेगुलेटर से भी जांच कर रहा है। इस मामले में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के छोटे शेयरधारकों ने एनसीएलटी के सामने शिकायत दर्ज की थी और अपनी शिकायत में कहा था कि पूरी वोटिंग प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। इस मामले में सोमवार 13 मई को एनसीएलटी की दिल्ली बेंच में सुनवाई भी हुई। खबर के चलते 13 मई को आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करीब 1% चढ़कर 1126 रुपये 65 पैसे पर और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर करीब 2.25% चढ़कर 735 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ। बुधवार 15 मई को भी दो खबरें थी। पहली ये कि आईसीआईसीआई बैंक की ओर से रखे गए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के प्रस्ताव पर 16 घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने पक्ष में वोटिंग की है, वहीं 7 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की है। इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने वाले म्यूचुअल फंड हाउसेस में कोटक महिंद्रा, मनुलाइफ, सैमको क्वांटम, आईटीआई, एलआईसी और बड़ौदा बीएनपी के नाम शामिल है। दूसरी खबर यह थी कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरधारकों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए एनसीएलटी ने इस मामले को जुलाई तक के लिए टाल दिया है। बता दें कि पिछले महीने कंपनी के 100 से ज्यादा शेयरधारकों ने कंपनी की डीलिस्टिंग और आईसीआईसीआई बैंक के साथ मर्जर के प्लान के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया था। इस खबर के चलते 15 मई को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर करीब आधा फीसदी की मजबूती के साथ 733 रुपये 50 पैसे पर और आईसीआईसीआई बैंक का शेयर 1/4% से ज्यादा चढ़कर 1125 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। तीसरी खबर, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी ईपीसी कंपनी गायत्री प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स ने बैंकों के लिक्विडेशन के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। कंपनी के प्रमोटर्स पर बैंकों का 9,115 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसे सेटल करने के लिए प्रमोटर्स ने करीब 750 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। हालांकि आईबीसी के नियमों के तहत प्रमोटर्स के साथ किसी तरह का कोई सेटलमेंट करने से पहले 90% लेंडर्स यानी कर्जदाताओं से मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। खबर के चलते 13 मई को गायत्री प्रोजेक्ट्स का शेयर करीब 1% गिरकर 5 रुपये 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, फोर्टिस हेल्थकेयर की मटेरियल सब्सिडरी एग्लिस डायग्नोस्टिक्स को सीबीआई से आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की डायग्नोस्टिक टेस्ट से जुड़ी शिकायत की जांच के लिए नोटिस मिला है। साथ ही मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर को भी 10 मई को इसी मामले में एंटी करप्शन ब्रांच नई दिल्ली से नोटिस मिला है। नोटिस मिलने की खबर के बावजूद 13 मई को फोर्टिस हेल्थकेयर का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ 448 रुपये 90 पैसे पर और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर का शेयर 5% से ज़्यादा चढ़कर 1,839 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। पांचवी खबर, टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस को पटरी पर लाने के लिए एयर इंडिया और विस्तारा ने भी हाथ बढ़ाया है। बीते शुक्रवार को 100 से अधिक कैबिन क्रू सदस्यों के सामूहिक बीमारी के छुट्टी पर जाने के बाद 120 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। इसके बाद उड़ानें प्रभावित ना हो, इसके लिए विस्तारा ने 2 उड़ानें संचालित की और पेरेंट कंपनी एयर इंडिया ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए 20 उड़ानों का संचालन किया। छठी खबर, मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन कारोबार पर अपनी निर्भरता घटाने पर विचार कर रही है। कंपनी ने कहा है कि 3 साल की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी के तहत गोल्ड लोन कारोबार पर निर्भरता को मौजूदा 98% से घटाकर 80% पर लाने की योजना है। कंपनी अपनी शाखाओं के नेटवर्क का विस्तार कर रही है और एमएसएमई फाइनेंसिंग और प्रॉपर्टी के बदले लोन बिजनेस के लिए चालू वित्त वर्ष में 4,000 लोगों को नियुक्त करने की भी योजना बना रही है। सातवीं खबर, ब्राइटकॉम ग्रुप के 5,70,000 शेयरधारकों के लिए इस हफ्ते एक बेहद बुरी खबर सामने आई। दरअसल दोनों स्टॉक एक्सचेंजों एनएसई और बीएसई ने ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में ट्रेडिंग को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। दोनों एक्सचेंजों ने 14 जून से शेयर में ट्रेडिंग को बंद करने की घोषणा की है और इस शेयर को फिलहाल के लिए जेड कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया है। लगातार 2 तिमाही से कंपनी की ओर से नतीजे ना घोषित किए जाने के चलते ये फैसला लिया गया है। कंपनी ने सितंबर और दिसंबर 2023 को खत्म तिमाही के नतीजे अभी तक जारी नहीं किए हैं। 15 मई को ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर 5% के निचले सर्किट पर 12 रुपये 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आठवीं खबर, रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी कंपनियों को गोल्ड लोन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने एनबीएफसी को लोन टू वैल्यू रेशो यानी एलटीवी, ऑक्शन प्रोसेस, कैश डिसबर्समेंट से जुड़े नियमों को सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। दरअसल आरबीआई को पिछले दिनों कुछ कंपनियों की ओर से नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने की जानकारी मिली थी। खबर के चलते 16 मई को मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस के शेयरों में करीब 1.5 से 3.5% की मजबूती के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। नौवीं खबर, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट फंड में से एक नॉर्वे के पेंशन फंड ने अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स से अपना निवेश निकाल लिया है। नॉर्वे के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि अदानी पोर्ट्स में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर कुछ अस्वीकार्य रिस्क हैं, जिस वजह से इस कंपनी से बाहर होने का फैसला किया गया है। नॉर्वे का पेंशन फंड दुनिया के सबसे बड़े निवेश फंड में से एक है। दुनिया भर में जितनी लिस्टेड कंपनियां हैं उन सभी की मार्केट कैप को मिला लिया जाए तो इस फंड का कुल निवेश उस मार्केट कैप का करीब
1.5% के आसपास है। इस फंड ने दुनिया भर में करीब 9,000 लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया हुआ है। इतने बड़े निवेशक का अदानी ग्रुप की कंपनी से बाहर होना कंपनी के लिए झटका हो सकता है। खबर आने के बाद 17 मई को अदानी पोर्ट्स का शेयर करीब 0.25% गिरकर 1,335 रुपये 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 10वीं खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से पारित अंतरिम ऑर्डर को लिंडे इंडिया ने सैट में चुनौती दे दी है। एपिसोड नंबर 124 में हमने आपको बताया था कि यह मामला बिना मंजूरी के रिलेटेड पार्टी सौदे से जुड़ा है, जिसे लेकर सेबी की जांच जारी है और इस संदर्भ में कंपनी के बड़े अधिकारियों और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को समन किया गया था। दरअसल कंपनी के शेयरधारकों ने शिकायत की थी कि बड़े रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस यानी आरपीटीज करने से पहले उनसे मंजूरी नहीं मांगी गई थी, जिसे लेकर अब सेबी जांच कर रहा है। सेबी के मुताबिक रिलेटेड पार्टी को आगे के ऑर्डर देने से जुड़ा फैसला लेने के समय कंपनी ने बोर्ड को वैल्यूएशन को लेकर जानकारी नहीं दी। 16 मई को लिंडे इंडिया का शेयर 3% की मजबूती के साथ 9,038 रुपये 85 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 11वीं खबर, आईएफएल फाइनेंस के राइट्स इशू को निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिला है। 30 अप्रैल को खुलकर 15 मई को बंद हुए इस इशू के जरिए कंपनी की करीब 4.25 करोड़ शेयर जारी करने की योजना थी। यह इशू 135% भरा है, यानी कि इशू को करीब 1.5 गुना ज़्यादा बोलियां मिली हैं। इस इशू के जरिए कंपनी ने 1271 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। 4 मार्च को आरबीआई ने नए गोल्ड लोन देने पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद बिजनेस ग्रोथ के लिए राइट्स इशू लाने का फैसला किया गया था। 16 मई को आईएफएल फाइनेंस का शेयर करीब 1/4% गिरकर 394 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और चलते हैं पहली खबर की तरफ। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट भारत में आईपीओ लाने की योजना बना रही है। कंपनी अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन सिंगापुर से वापस भारत ट्रांसफर कर सकती है। कंपनी 2025-26 में आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रही है। आईपीओ लाने से पहले फ्लिपकार्ट प्रॉफिट हासिल कर अपना वैल्यूएशन $60 अरब करना चाहती है। फिलहाल कंपनी का वैल्यूएशन $33 अरब है। फ्लिपकार्ट भारत सरकार को टैक्स के तौर पर बड़ा फायदा करवा सकती है। दूसरी खबर, ऑनलाइन कैब बुकिंग कंपनी ओला कैब्स की पेरेंट कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज के सीएफओ कार्तिक गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि कार्तिक गुप्ता ने 7 महीने पहले ही सीएफओ का पदभार संभाला था। यही नहीं, 2 हफ्ते पहले ही कंपनी के सीईओ हेमंत बख्शी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि कंपनी में जारी रिस्ट्रक्चरिंग के चलते ही कंपनी के सीएफओ ने इस्तीफा दिया है। इस रिस्ट्रक्चरिंग का असर कंपनी के 90 से 140 कर्मचारियों पर हो सकता है। ओला कैब्स डिवीजन में जनवरी में करीब 900 कर्मचारी थे, जिसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के 10 से 15% स्टाफ की छंटनी हो सकती है। तीसरी खबर, भारत को इस साल यानी 2024 का तीसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिल गया है। टाइगर ग्लोबल के समर्थन वाले लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप पोर्टर ने यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा हासिल कर लिया है। $1 अरब या उससे ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। पोर्टर ने फ्रेंड एंड फैमिली से ताज़ा फंडिंग राउंड से पूंजी जुटाने की प्रक्रिया पूरी की है। इस राउंड में $1 अरब के वैल्यूएशन पर ईसॉप पूल से शेयर खरीदे गए हैं। इस तरह पोर्टर यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली इस साल की तीसरी स्टार्टअप कंपनी बन गई है। इससे पहले एआई स्टार्टअप कृत्रिम और फिनटेक स्टार्टअप परफ्यूस ने यह दर्जा हासिल किया था। चौथी खबर, अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी ऑनलाइन कंपनियों को जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म से फेक प्रोडक्ट रिव्यूज़ को हटाना पड़ सकता है। ई कॉमर्स के फेक रिव्यूज़ को लेकर अब सरकार बहुत कठोर कदम उठाने जा रही है। इसके तहत सरकार इन कंपनियों को यूजर्स के रिव्यूज़ को एडिट करने से रोक सकती है। इतना ही नहीं, सरकार कंज्यूमर रिव्यू के लिए अब तक स्वैच्छिक गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य बनाने पर भी विचार कर रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का पता लगाने के लिए सरकार एक मोबाइल ऐप भी तैयार कर रही है। तो इसी के साथ कंपनीनामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस हफ्ते का शो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी9। लेकिन चलते चलते एक ज़रूरी बात, अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या टैक्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप सीधे अपने पसंदीदा एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। आप इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती और बांग्ला में से किसी भी भाषा में अपने सवाल पूछ सकते हैं, सिर्फ मनी9 के सुपर ऐप पर। और अगर आपने अभी तक मनी9 के सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। समय हो गया आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।